अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वंस अगेन आपको एमआरसी के फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आज के सेशन में हम गवर्नमेंट के इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के रोल्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओईसी किन ममालिक में जॉब सीकर्स को मुलाजमत के मौके फ़राहम करता है और वो पाकिस्तानी अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो किस तरह ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है और ओईसी से किस तरह रहनुमाई हासिल की जा सकती है। आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद अकमल ख़ान, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस आईटी विंग, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन से। सर, आपको मैं वेलकम करती हूँ फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी और मच। जी, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो सबसे शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया कि इस लाइव सेशन में एक अच्छा जो है कि लोगों को ये एक अवेयरनेस दी जाए अबाउट ओवरसीज़ जॉब्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अकमल ख़ान है और मैंने अपना जो एजुकेशन है मेरी वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है एंड आई हैव जॉइंड मैंने कोई 2005 में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की और उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा। नेफटेक में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, देन ओपीएफ में, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एंड उसके बाद फिर डिफरेंट इसी तरह की और पीएम ऑफिस में कुछ अर्सा सर्व किया और लास्ट 3 इयर्स से यहाँ पे मैं ओईसी के साथ हूँ और बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट मेरा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ही है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और मेरा जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस अगर देखें तो सिंस 2009 टिल नाउ इट्स अराउंड 13 ईयर और मोर देन दैट इमिग्रेशन से लिंक्ड है। और जो डाउन अप्स एंड डाउन हैं वो देखे हैं पाकिस्तानी वर्कफोर्स के उसके ट्रेंड्स में कब किस तरह के अप्स एंड डाउन आए, ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र से गुजरी हैं। तो इमिग्रेशन जो है ना मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट जिसे मैं मानता हूँ दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू मी इज़ दैट इमिग्रेशन। दिस इज़ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है ये एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नीचे काम करता है और इसका जो बनाने का मकसद था वो ये था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए एक्सप्लॉयटेशन फ्री और जो लीगल पाथवेज हैं उनकी अवेयरनेस और प्रमोशन और जो हमारा स्किल सेट है उसको दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पोटेंशियल क्या है, जो इसका बुनियादी मकसद था। और ये 1976 में मर्ज वजूद में आई थी एक एग्जेक्टिव आर्डर। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने एक एग्जेक्टिव आर्डर के तहत इसकी तश्कील हुई थी। फिर ये जो कंपनीज एक्ट 1913 के तहत अंडर सेक्शन 42 ये रजिस्टर हुई और एससीसीपी के साथ, और अब ये एक फुली जो ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एक अदारा है जो कि 2 काम करता है बेसिकली। जो इसका मेन फंक्शन है अंडर इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 सेक्शन 4A के तहत जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी जो उनके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर ओवरसीज़ जॉब, चाहे वो बैरून मुल्क रोड शोज़ हों, चाहे वो बैरून मुल्क या किसी और दूसरे मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट या नए एवेन्यूज़ ओपन करने की बात हो, तो ये इमिग्रेशन प्रमोशन की एक्टिविटीज़ और विद इन कंट्री कोई अवेयरनेस सेमिनार करवाने हैं या कोई नया कंट्री है जिसे ओपन करना है और वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, फॉर दैट पर्पस जो है ना ओवरसीज़ का एक तो फंक्शन ये है। दूसरा जो इसका जिसे आप कह सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन जिसे कहते हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर भी है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर वहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं आपकी गवर्नमेंट के साथ ही काम करूँगी, जैसे जिसकी बेहतरीन मिसाल मेरे पास HRD कोरिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कोरिया। अब कोरिया कहता है कि उसने प्राइवेट सेक्टर के साथ काम नहीं करना, यानी कि कोरियन गवर्नमेंट ने 2006 में हमारे साथ एक MOU किया, तो इन
इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है वो एज अ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइड वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन इस तरह की रिक्रूटमेंट करती है। दूसरा जो है जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं, ये नहीं कि हम उनको डिनाई करते हैं कि जी हम पब्लिक सेक्टर एंटिटी हैं तो हम जो है ना एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर या आपके लिए फैसिलिटेशन फ्रॉम पाकिस्तान हम नहीं कर सकते। तो हम प्राइवेट एम्प्लॉयर्स वो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो OEPs हैं उनके साथ वो नहीं करना चाहते और थ्रू एम्बेसी हमें वो रिकमेंडेशन आती है कि जी इस एम्प्लॉयर को आप फैसिलिटेट करें, तो उस केस में हम सिर्फ जो है उस प्राइवेट एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करते हैं और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हुए उसकी मैन पावर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर देखा जाए तो OEC जो है ना इस वक्त तक सिंस 1976 कोई 65 ममालिक में एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर कर चुकी है और 1,65,000 के करीब लोग भिजवा चुके हैं। ये एक ओवरऑल ब्रीफ था अबाउट OEC फंक्शंस के बारे में जिसकी क्लैरिटी है। आपने अभी पूछा तो मैंने कहा ये 2 फंक्शन है जो हमारे मेन फंक्शन है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर सेकेंडरी है और इमिग्रेशन प्रमोशन हमारा एक मेन फंक्शन है। थैंक यू अकमल साहब, आपने बहुत अच्छे से जो है ब्रीफली हमें बताया रोल एंड फंक्शंस को जो कि OEC के हैं। यहाँ पर व्यूवर्स को मैं मेंशन करती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है ये एक हुकूमत पाकिस्तान का ही इदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की रहनुमाई का मरकज़ है। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो मेनली अपनी 4 सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसमें जो है मेंशन है काउंसलिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, रेफरल और कम्युनिटी आउटरीच। इसी को कंटिन्यू करते हुए अकमल साहब आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आप काइंडली ये बताइएगा कि OEC जो है पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जो रोज़गार के मौके तलाश करने में किस तरह से जो है वो सहूलत फराहम करता है पाकिस्तानी वर्कर्स को। जी मैम, अच्छा इस पे जो मैंने अभी अपना मेन फंक्शन बताया उसके तहत जो इमिग्रेशन प्रमोशन है उसी के तहत हम डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लाइक अगर जिस तरह आप GCC है हमारा एक ट्रेडिशनल जो हमारी वर्कफोर्स जाती है, ट्रेडिशनली हमारे जो अपर ट्रेंड्स हैं वो GCC कंट्रीज के साथ हैं, जिसमें सऊदी है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है एंड UAE। ये मेजर जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं पाकिस्तानी वर्कफोर्स के लिए। और तकरीबन 96% जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स है इस वक्त जो डिप्लॉय होती है थ्रू ओवरसीज जॉब्स वो इन 4-5 ममालिक में होती है। अब जो 2019 के बाद जब कोविड आया तो इसके लिए फिर हमने डिफरेंट कोशिश OEC के तहत जो है ना कुछ डिफरेंट कोशिशें की कि हम अपनी डेस्टिनेशन ट्रेडिशनल से न्यू डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। तो एक ये किस तरह से हम अप्रोच करते हैं ममालिक के, तो उसके लिए हम सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे एक जो हमारा काउंटर पार्ट पे मिनिस्ट्री होती है अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू उसको अप्रोच करते हैं जी कि हम लेबर मोबिलिटी पे आपके साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और उसमें दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और उसका डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए, चाहे उस डेस्टिनेशन कंट्रीज के हैं या हमारे यहाँ अपने तरफ से हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद एक MOU साइन हो जाता है जो ब्रॉडर उसमें होता है और उसके बाद डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और उस कॉन्टैक्ट के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर या रिक्रूटमेंट का बिजनेस है वो स्टार्ट हो सकता है। और इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने कोई किसी मुल्क में गया हूँ, मैंने उसको एक्सप्लोर किया है तो ये मेरा मेन फंक्शन है कि मैंने उसको एक्सप्लोर करने के बाद ये नहीं है कि उसमें OEC काम करेगी। उसमें मेरा जितने पाकिस्तान के तकरीबन 4,000 के करीब हमारे OEPs लाइसेंस होल्डर मौजूद हैं जो कि इस बिजनेस में हैं और वो अपॉर्चुनिटी उनको भी इक्वली इसी तरह मिलती है जिस तरह के OEC को मिलती है। OEC का इसमें रोल सिर्फ इतना सा है कि उसने आइस ब्रेकिंग करनी होती है। फर्स्ट जो थ्रो है वो OEC की तरफ से होता है, चाहे वो MOU की शक्ल में हो या डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय को एंगेज करके ट्रस्ट बिल्डिंग हो। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें OEC फर्स्ट मतलब कि पहला स्टेप OEC लेती है। एक तो ये हो गया। दूसरा उसमें अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं
तो मेरे ख्याल में आपके साथ आशीष लुकमान साहब भी अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन होंगे, तो वो आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि हाउ वी कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी टू एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब जापान का एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2019 में, और ओईसी उस वक्त उसका पार्ट नहीं थी। बाद में ओईसी जब उसका पार्ट बनी तो हमारा ब्रेक थ्रू हुआ, यानी कि 2022 में अब हम जापान में इस वक्त जो आइस ब्रेकिंग के बाद हमने कुछ लोग भेजे, तो उसमें न सिर्फ हमने टीआईटीपी प्रोग्राम के तहत जापान में लोग भेजे, एसएसडब्ल्यू भी ओपन हो गया उसके साथ, और अब एक आईटी की एक जो अदर फील्ड है जो कि अदर देन एग्रीमेंट है, आईटी के लोगों को भी हमारे वो लेना शुरू हो गए हैं, बेसिकली टू नॉक द डोर। ओईसी का मेन एक तो ओईसी इस तरह की वो चीजें करती है कि हम किसी ना किसी नई डेस्टिनेशन को नॉक करें और वहां पे अपने लिए जो है ना वो लीगल पाथवेज जो है सेफ, ऑर्डरली और लीगल माइग्रेशन का जो है उसके तहत हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स लें, और वहां पे अपने जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स है, पोटेंशियल वर्कफोर्स है, उसकी मार्केटिंग करें। एक तरह से मार्केटिंग करें कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है और हम क्या उस मुल्क की इकोनॉमी में, बेसिकली देखें इस वक्त दुनिया के साथ जो इश्यूज हैं उनमें एक तो सबसे बड़ा जो है ना एजिंग फैक्टर है, एंड एजिंग फैक्टर के होने की वजह से, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा, लाइक आप अगर हम नाम लें तो जर्मनी को देख लें आप, इसी तरह आप इधर आ जाएं कोरिया अगेन, जापान, मतलब एजिंग इज दी फैक्टर जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेजेस है। तो वहां पे ओईसी अपना रोल प्ले करती है कि दुनिया को ये बताती है जिन जिन ममालिक के साथ ये लेबर शॉर्टेजेस है, वहां पे जाके हम बताते हैं जी कि हमारे पास पोटेंशियल यूथ बल्ज मौजूद है जो कि 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है अंडर 39। तो उसमें फिर हम उस नए एवेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं, और मोस्ट रिसेंटली जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह होपफुली एंड ऑफ 2024 हमारे लिए हो सकता है टैलेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम स्ट्रीम जो ईयू कंट्रीज की है वो ओपन हो जाए। हम बड़े होपफुल हैं, और उसके लिए डिफरेंट 2023 से कोशिशें कर रही हैं, और ओईसी इसको लीड कर रही है 2023 से। और इसका जो अभी फाइनल सेशन होना है, सेकंड राउंड ऑफ टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होनी है ब्रसल्स में, दैट्स वो कोई नैयर है 24-25 तारीख होएगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन अगर हमारा हो गया तो ये बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट होएगी, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि एक ऑनर प्राइड होगा ओईसी के लिए कि उन्होंने एक नई लीगल जो अपॉर्चुनिटी है वो अपनी पाकिस्तानी वर्कफोर्स को दी है टू कर्ब द इलीगल माइग्रेशन और लीगल पाथवेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए। अकमल साहब, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ओईसी जो है वो ट्रेडिशनल कंट्री से जो है अपना चेंज कर रहा अदर कंट्रीज की तरफ भी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो ट्रेंड है आप उसको भी लेकर आए हैं। और आपने भी मेंशन भी किया था जैसे आप कोरिया के साथ कर रहे हैं, देन आपने जापान कंट्री को मेंशन किया। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ ओईसी की पार्टनरशिप है या कनेक्शंस हैं जहां पर आप अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली? उसमें तो डिफरेंट कंट्रीज हैं, लाइक अगर देखा जाए जहाँ पे अभी हमारे एमओयूज नहीं भी हैं, लाइक ग्रीस है, हम नाइजीरिया को भी दे रहे हैं, एक तरफ नाइजीरिया को दे रहे हैं, एक दूसरी तरफ देखें ग्रीस डेवलप कंट्रीज उस तरफ दे रहे हैं, अजरबैजान को दे रहे हैं हम, एक और काजाकिस्तान में अभी हमारी रिसेंटली की है, फिर इसी तरह पोलैंड में जा रहे हैं, रोमानिया में जा रहे हैं, माल्टा के साथ हमने एंगेजमेंट स्टार्ट की हुई है। अगर वो हमारे वीजा फैसिलिटी, अगेन माल्टा इज एन अदर एग्जांपल के जहाँ पे ओईसी ने डोर नॉक किया, और उसमें यह है कि अभी हमारा अगर वीजा फैसिलिटेशन सेंटर पाकिस्तान में वो ओपन कर देते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि हम माल्टा में भी अपनी वर्कफोर्स, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में हम अपनी नर्सेज को वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसी तरह ये वो कंट्रीज हैं कि जहाँ पे लीगल पाथवेज मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस उस तरह से नहीं है। तो हम ये जो टैलेंट पार्टनरशिप स्ट्रीम जो ओपन होने जा रही है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अगर एक दफा ये ओपन हो जाती है तो लोगों को, हमें ये लीगल जो तरीका है जाने का, उसमें उनको समझाना और उनके लिए जॉब सिक्योर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम जाके किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉयर को हिट करके उससे डिमांड पहले लें और लेने के बाद जो है ना फिर उसको
कहें जी कि आप सिंगल एम्प्लॉयर के साथ चलें, वो कंट्री लेवल पे नहीं है। कंट्री लेवल पे तभी होएगी कि जब आपका कोई एमओयू साइन होएगा। अभी ओईसी का एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है जिस तरह जर्मनी के साथ। अब जर्मनी में लेटर ऑफ इंटेंट के तहत ये है कि वहाँ की जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और यहाँ से ओईसी है, ये दो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये दोनों तरफ ये देखेंगी और कुछ मॉडलिटीज तय करेंगी बिफोर ओपनिंग ऑफ दिस टैलेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम कि वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से पाकिस्तानी वर्कफोर्स ज्यादा जा सकती है। तो अभी रिसेंटली जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो इनिशियली एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जो कि लो लेवल पे हैं, लेकिन वो स्किल वर्कफोर्स होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम वो ऐसे उठा के भेज देंगे लोगों को। उसके लिए बकायदा जीआईजी की पार्टनरशिप से नैपटेक के साथ मिलके हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्मनी और अदर ईयू कंट्रीज जो उनकी स्टेट्स हैं उनके मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उनके स्किल स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन एक्रीडिटेशन, वो उसको बकायदा सर्टिफाई एक बंदा वहां पे, जिस फॉर एग्जांपल अगर प्लम्बर जाएगा तो वो सर्टिफाइड होगा फ्रॉम बोथ दी कंट्रीज कि ये बंदा प्लम्बर है। ये नहीं कि प्लम्बर की जगह मैंने मेसन भेज दिया, मेसन की जगह मैंने, तो ये वहां पे वो चीज इस चीज को नहीं होगी। और दूसरा, हम लीगल पाथवेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे अदर कंट्रीज के साथ इन रोड्स बने और हम वहां पे लीगल जो है ना माइग्रेशन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। थैंक यू अकमल साहब, यू वेल एक्सप्लेन्ड। कर्नली ये बताएगा कि जो ओईसी है वो यूजुअली किस तरह से बैरून मुल्क जो है एम्प्लॉयर्स के साथ वो ताउन करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि एक सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जॉब सीकर्स के लिए लाई जा सके जो उनके स्किल्स के साथ मैच करती हूँ। मैम इसमें जो सबसे पहले कि हम कनेक्शन किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं, तो अगर मैं जीसीसी कंट्रीज की एग्जांपल दूं तो रिसेंट पास्ट में अभी कोई दिसंबर में हमने एक फर्स्ट एवर पाकिस्तान ने एक डिब्यूट किया वहां पे कि जो उनकी एचआरएलएस एक एक्सपो थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सपो, उसमें पाकिस्तान ने, ओईसी ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम पाकिस्तान साइड टू शोकेस और स्किल वर्कफोर्स। और उसमें जो 28 के करीब उस एक्सपो में डिफरेंट एम्प्लॉयर्स ने ओईसी को कांटेक्ट किया जी कि हम आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, हमारे पास जो हमारे मिशंस हैं वहाँ पे हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज होते हैं और कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज को जहाँ पे सूटेबिलिटी लगती है कि ओईसी यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकेगी तो वो डिमांड्स हमें रेफर करते हैं, तो इस तरह से एक कनेक्शन बिल्ट हो जाता है। अब जो इनलैंड हम उनको फैसिलिटेशन करते हैं, लाइक हाउ वी कनेक्ट देम टू द एम्प्लॉयर, वो एक 2021 में हमने एक इनिशिएटिव लिया था, एक जॉब पोर्टल का ऑनलाइन। हमने कोशिश की कि टेक्नोलॉजिकली हम जो है ना उसमें लोगों को फैसिलिटेशन भी हो जाएगी और जो एक्सप्लॉइटेशन होती है या ह्यूमन इंटरवेंशन होती है उसका बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। हमने एक जॉब पोर्टल ओईसी का क्रिएट किया और वो जॉब पोर्टल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैटर करता है। कोई भी फॉरेन एम्प्लॉयर अगर वो एम्बेसी के थ्रू नहीं आया या मेरा उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो मेरी वेबसाइट पे जाके एज अ फॉरेन एम्प्लॉयर रजिस्टर होके इवन ही वो एम्प्लॉयर अपनी जॉब खुद से पोस्ट कर सकता है और उस जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट जो लोग अप्लाई करेंगे उनका डाटा उसको विजिबल होगा। विजिबल होने के बाद अगर उनको शॉर्ट लिस्ट करके वो इंटरव्यू करता है, दिस होल प्रोसेस इज ऑनलाइन, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ये जो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर आता है और उसके बाद जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो देन दे कन्वे अस, वो एम्प्लॉयर हमें बताता है जी कि ओईसी के पोर्टल से मैंने इस बंदे का इंटरव्यू किया है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसकी जो इन लैंड जो प्रोसेसिंग है, यानी कि हम उसका चेक करते हैं कि इसका पुलिस क्लियरेंस करवाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग करवाते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीन कि अगर एक डॉक्टर जा रहा है तो क्या उसने एमबीबीएस किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ। हम जितना प्रोसेस है एचईसी से, फॉरेन ऑफिस से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, हमारे जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं जहां से ऑथेंटिकेशन लाजमी है, इवन अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि हम तो इस हद तक ओईसी इस हद तक कॉन्शियस होती है कि हम जो रेलिवेंट हॉस्पिटल के एमएस होते हैं इन केस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम उन तक को अप्रोच करके ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बंदा डॉक्टर या नर्स या बट अलाइड हेल्थ साइंसेज में लेबोरेटरी टेक्नीशियन है भी कि नहीं है।
उनकी जितनी ऑनलाइन या जो रिक्वायर्ड होती है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक डाटा फ्लो है, इसी तरह प्रोमेट्रिक एग्जाम है, पीटीई है यूरोप की या अमेरिकन साइड पे, तो ये सारी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं अंडर वन विंडो ओईसी अपने कैंडिडेट को फैसिलिटेट करती है। इंस्टेड ऑफ के कैंडिडेट जाए फॉरेन ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जाए, फिर कुवैत एम्बेसी जाए, फिर फ्लां एम्बेसी जाए और सऊदी एम्बेसी जाए, तो हम अंडर वन रूफ जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो उससे ये सारी चीजें कलेक्ट करके बाकी जितना उस बंदे का प्रोसेस है वो अपना काम अपने घर में जाके बैठ जाता है। जिस दिन उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हम वीजा उसका एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। जिस दिन उसका वीजा लगता है हम उसे बुला के प्रोटेक्ट करके उसकी जहाज की, चाहे एम्प्लॉयर अगर टिकट देता है तो उसको कन्वे कर देते हैं जी कि आप इसका डेट टाइम हमें बता दें, शेड्यूल जो है जब आपने फ्लाई करवाना है, और अदरवाइज नहीं तो फिर हम खुद उसका टिकट करवा के उसे भिजवा देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको आप यहाँ पे ये बात भी बताऊं कि ओईसी का अपना एक ट्रेवल एजेंसी भी है कि अगर हम प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से भी नहीं करते कि बहुत हाई चार्ज करते हो कि ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो मिनिमम चार्जेस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं मेरे लिए वो ये है कि अगर जहाज का टिकट 5 रुपए गया तो मैं उसके ऊपर 25 पैसा चार्ज कर सकता हूँ। मतलब इतना नॉमिनल 1% के ऊपर हम ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी खुद करते हैं जहां पे एम्प्लॉयर हमें कहता है। जी अकमल साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये जिस तरह से भी आपने बताया कि अंडर वन रूफ जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में मोस्टली जो है हमारे व्यूअर्स को, इवन जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस तरह से अपने ये जो प्रोसेस है ये कितना ईजी है अगर हम ओईसी के थ्रू जाते हैं तो। और क्योंकि यू नो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, अपॉइंटमेंट्स के भी इश्यूज़ आते हैं, डिफरेंट अपने जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करवाने में, और इवन प्रोसेस नहीं पता होता, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपकी जो सर्विसेज हैं वो जो है काफ़ी डिटेल आपने उसके बारे में बताया। आप काइंडली ये बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि अभी मोस्टली जो इन डिमांड सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं? मैं अगर इस वक्त देखूं तो मेरे पास जो हाईली प्रोफेशनल हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और उसके साथ साथ आईटी इंजीनियर्स हैं, और दूसरा मेरा जो इंजीनियर्स हैं सिविल साइड पे। ये तो जो प्रोफेशनल उसमें उसमें इवन हॉस्पिटलिटी को अगर मैं कहूँ रैंक करूँ हाई प्रोफेशनल में तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा वो, सेकंड उस पे आ जाते हैं टीयर पे, मैनेजरियल लेवल पे आ जाते हैं। तो हाई प्रोफेशनल में तो ये बहुत ज्यादा डिमांड है। इससे नीचे आ जाएं आप तो फिर इसके बाद जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में जिस तरह से टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, कार्डिक प्रोफेशनिस्ट हैं, फिर इसी तरह रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, और इसके अलावा केयर गिवर एक ऐसा सेक्टर है कि बिलीव करें कि यहाँ पे यूके की अगर हमें सही लीगल पाथवेज का सही तरह से अवेयरनेस लोगों को दें और उनको बताएं जी कि ये जो तरीकाकार है अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो केयर गिवर की यूके जर्मनी में इस वक्त इतनी डिमांड है कि इवन जापान में ओल्ड हाउसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनको केयर वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन हम उनकी रिक्वायरमेंट्स उस तरह से ना तो अभी तक मीट कर पा रहे हैं, उसकी समहाउ कुछ रीजंस हैं, और दूसरी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि अप्लाई किस तरह करना है। तो उसके लिए हम जो छोटी मोटी कोशिश हम कर सकते हैं, जिस तरह आपके तावन से हम डिफरेंट, आज ये लाइव सेशन हो रहा है, इसी तरह ये फिजिकल सेशन भी एमआरसीज ने करवाए हैं, तो उसमें अब काफी ज्यादा बेहतरी आ रही है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि ऐसे नहीं है कि आपने किसी एजेंट को जो है ना वो 20 लाख रुपया देना है तो जर्मनी जाना है या रोमानिया जाना है। आप लोगों के तवसत से और जिस तरह ओईसी आप गवर्नमेंट भी इसको वो कर रही है, तो उससे ये बेहतरी आई है कि लोगों को लीगल पाथवेज का भी पता चला है कि नहीं, लीगल तरीका है जाने का और कम पैसों में और डायरेक्ट बंदा आपने अप्लाई करके जा सकता है। और इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं आईटी के अलावा, उसमें सबसे जो लोअर सेक्टर में मैं आ जाऊं तो उसमें मेरे पास जो है वो वेल्डर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है कोरिया साइड पे, और इसी तरह जीसीसी में भी है, लेकिन कोरियन साइड पे बहुत ज्यादा है कि उनको कुछ 7 लाख के करीब 70,000 के करीब वेल्डर्स चाहिए थे अभी लास्ट ईयर। इसी तरह फिर जो प्लम्बर हैं इनकी बहुत डिमांड है, स्टील फिक्सर की कंस्ट्रक्शन साइड पे बहुत डिमांड है जीसीसी कंट्रीज में इस वक्त।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका जो फार ईस्ट है, लाइक जापान, मलेशिया, और अगेन मलेशिया इज एन इमर्जिंग, अगेन वो एक इमर्जिंग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग के जो वो है वो ज़्यादा है। जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। आप बोस्निया या इस पे चले ग्रीस में चले जाएं तो अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। और इसमें इसके अलावा जो मेरे हैवी मशीन ऑपरेटर्स हैं और ड्राइवर्स हैं, हैवी मशीन मैकेनिक्स जो हैं, डीजल मैकेनिकल जॉब्स, ये जो 8-10 कैटेगरीज हैं इस वक्त, जो ट्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि इन 8-10 कैटेगरीज में बहुत हाई नंबर जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। अकमल साहब, जैसे अभी आपने मेंशन किया कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स के बारे में आपने एक्सप्लेन किया कि इनकी इन डिमांड है, जस्ट लाइक केयर गिवर्स आपने बताया कि यूके में भी है, इसी तरह जापान में है। तो इसके ऊपर तो हमारा एक बड़ा डिटेल्ड सेशन जो है जो हमारे CWA हैं मिस्टर आशीष उनके साथ हो चुका है। तो ये बताएगा कि जो यूके जैसे भी आपने मेंशन किया कि आप डायरेक्टली यूके के लिए केयर गिवर्स की जो है डिमांड इसको भी मीट कर रहे हैं, ओईसी के थ्रू जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, ओईसी के थ्रू अभी केयर गिवर नहीं गए, बट हमने कोई 17 के करीब नर्सेस भेजी है। हमारा एनएचएस के साथ थ्रू थर्ड पार्टी एक एग्रीमेंट हुआ था 2018 में। हमने उन लोगों को फैसिलिटेशन ये दी थी कि विदाउट एनी फी हमने खुद ओईसी इन हाउस हमने उन्हें ट्रेनिंग करवाई थी आइल्स की, और उनका उस एग्जाम को पास करने के बाद 2019 में ये ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। लीगल पाथवेज पे ये है कि अगर मैं ये कहूँ ना जी कि अगली रात मैंने पहुंच जाना यूके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जितना हमें टाइम लगा, हमने कोई 270 के करीब लोगों को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें से अभी कोई 45 के करीब लोग यूके पहुंच पाए हैं नर्सेज। वो उनका पूरा एक इमिग्रेशन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करने के बाद 45 लोगों ने वो जॉब सिक्योर की है। और उसकी वजह से ये हुआ है कि उन जो हमने ट्रेनिंग दी थी 270 लोगों को, उसमें अवेयरनेस इतनी बड़ी है कि आप नर्सेस डायरेक्ट उनकी वेबसाइट्स पे जाके इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू नर्सिंग के उसमें वो अप्लाई कर रही हैं। दिस इज ये बात ये है कि आपने लोगों को सिर्फ बताने के लिए एक दफा एक डोर जो है ओपन करना होता है। अदरवाइज लोग जो है ना वो खुद से कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो है ना वो उनमें पोटेंशियल भी है, वो ये कैपेबल है कि वो इन चीजों को समझते हैं और वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली जो कमी है वो अवेयरनेस की है। तो ये 45 वो लोगों का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ओईसी ने ट्रेन की, और हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि जी ये नर्सेज यहाँ से 45 गई हैं, तो ये ओईसी को पता है। इसके अलावा खुद से जो लोग अप्लाई करके जाते हैं वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, शायद मैं उसको गलत उस प्रोग्राम का नाम लूं, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। 2BE है या EB है, अमेरिकन प्रोग्राम है। अब उसमें आप स्किल वर्कफोर्स जा सकती है और वो खुद वहां पे जाके वेबसाइट पे अप्लाई करें। उनकी जो है ना वो पॉइंट सिस्टम के तहत वो एवल्यूशन हो जाती है, और उसके बाद उनको वो ग्रीन कार्ड यहीं से, यही नहीं कि आप यूएसए में पहुंच के आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। ये उनकी जो पोटेंशियल स्किल वर्कफोर्स का प्रोग्राम है EB2। तो वो अगर लोगों को अवेयरनेस हो उसके बारे में, तो यहाँ से ही उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। कनाडा में देख लें आप, कि हम मेरे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है ये रेड सी जो स्किल प्रोग्राम है। तो उसकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। असल में हमारी जो सबसे जो थोड़ी सी बदनसीबी है, या वो कहें कि हमारे पास उस लेवल की जो एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन अभी जब से MRCs आया, अब IOM हमें सपोर्ट कर रहा है, MRCs कर रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो लोगों तक ये चीज पहुंचाने में बहुत आसानी हो गई है। कि पहले तो बिल्कुल इस तरह की कोई एक्टिविटी, अवेयरनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी थी नहीं। हम एक बस यूट्यूब वीडियो बना दी तो हम समझते थे बस यही अवेयरनेस कैंपेन है। तो अवेयरनेस कैंपेन जो एक्चुअली अब होनी शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह होपफुली इसके रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे।
कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है? जी, जी मैम। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन किया है रिगार्डिंग जब भी डिमांड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई जॉब सीकर है जो कि अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना चाहता है थ्रू ओईसी और उसके लिए कोई सूटेबल उसको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है आपके प्लेटफ़ॉर्म से, तो ओईसी का थोड़ा रिपीट कीजिएगा, मेरे ख्याल में वो आपका डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो अगेन एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं थ्रू ओईसी, तो उनके लिए क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और सपोर्ट मैकेनिज़्म है ओईसी के पास? अच्छा मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो कि इस वक्त अवेलेबल चीज़ है और उसको भी हम सही तरह से प्रमोट नहीं कर पाए। ओईसी ने 2021 में एक जॉब पोर्टल बनाया, मैंने अभी आपको बताया, जिसका एक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया जी कि फॉरेन एम्प्लॉयर किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। उसी जॉब पोर्टल में इंटरेस्टिंगली आज की डेट में जितनी ओवरसीज जॉब्स पाकिस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वो ओईसी जॉब पोर्टल के ऊपर वो जॉब्स पोस्ट हुई हैं थ्रू इंटीग्रेशन विद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। यानी कि जितने प्राइवेट प्रोमोटर्स हैं उनकी भी जो डिमांड्स हैं, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आती हैं, सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन के थ्रू ओईसी के पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अब ओईसी के पोर्टल पे कोई भी बंदा किसी भी, न सिर्फ ओईसी की जॉब के अगेंस्ट बल्कि किसी भी प्राइवेट ओईपी की जॉब के अगेंस्ट भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। और वो डायरेक्टली जो बंदा अप्लाई करेगा उस ओईपी के पास उसका डाटा चला जाएगा और दे कैन कॉल इवन फॉर इंटरव्यू टेस्ट, जो भी उन्होंने करना है, मैकेनिज्म ट्रेड टेस्ट के लिए जो भी है वो उसको बुला सकते हैं। अब आज की डेट में अगर मेरे पास राउंड 70,000 के करीब ओपन जॉब्स मौजूद हैं, अगर आप ओईसी के पोर्टल पे जाएं तो कोई बंदा भी, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, कोई जॉब्स भी अवेलेबल है, तो उनके अगेंस्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है बंदा। अब इसका जो है ना, इससे सबसे बड़ा फायदा हमें क्या हुआ? फायदा न सिर्फ हमें हुआ बल्कि हमारे हमारे जो ओईपीज हैं उनको भी हुआ कि जो मिडल मैन का जो कंसेप्ट था ना, उसको हमने मिनिमाइज कर दिया काफी हद तक। कि अब जो बंदा गांव में या किसी दूर दराज शहर में बैठा हुआ है, बजाय इसके कि उसको कोई जाके बताए जी कि फलां पिंडी में या इस्लामाबाद में या पेशावर में या लाहौर में फलां एजेंट के पास ये जॉब्स आई हुई हैं या फलां ओईपी के पास ये जॉब आई हुई है, वो एजेंट के थ्रू से पता चलता था ओईपी का। तो अब ये मैकेनिज्म हो गया कि वो बंदा अपने घर से बैठ के उस ओईपी की जो जॉब है उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है और उसका डाटा बड़ा सिक्योरली उस ओईपी के पास जाता है। और जो बंदा किसी ओईपी की जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करता है वो दूसरे किसी ओईपी को विजिबल भी नहीं होता किसी और जॉब के अगेंस्ट। सेकंड जो हमने इसमें एक चीज की है वो ये की है कि हमने कनेक्टिविटी की है अपने टीवेट सेक्टर के साथ। इस वक्त नेफटेक, पंजाब टैप्टा और जो सिंध टैप्टा है ये मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। केपी टैप्टा के साथ मेरा एमओयू साइन हो गया। जल्द हम उनके साथ कनेक्टिविटी कर लेंगे, सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन हो जाएगी। और जो नेफटेक का जो जितने भी ट्रेनीज हैं वो इस वक्त मेरी वेबसाइट पे उनका डाटा अवेलेबल है कि अगर कोई भी ओईपी की जॉब जो ही सिंक्रोनाइज होती है या थ्रू इंटीग्रेशन रात को 12 बजे, तो उस ओईपी के पास 5 लाख ट्रेंड वर्कफोर्स का डाटा अवेलेबल है और मैच मेकिंग ऑटोमेटिकली ये पोर्टल करता है। मैच मेकिंग करके बताता है जी कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने प्लम्बर अवेलेबल है। तो वो ओईपी बजाय इसके कि एजेंट पे रिलाई करे, जो कि अक्सर जो है ना वो ओईपी के नाम पे धोखा एजेंट करते हैं, ओईपीज नहीं करते। ओईपीज क्योंकि लाइसेंस होल्डर होते हैं, उन्हें पता है कि हम आंसरेबल है, तो वो एजेंट्स जो है ना उनके बेचारों के नाम पे वो धोखा करते हैं। तो वो जो जब बंदा डायरेक्ट अप्लाई कर देता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी एक्सेस डायरेक्ट ओईपी तक हो गई है। एक फायदा तो इसका ये हो गया। दूसरा ये फायदा हो गया कि जितना हमारा टीवेट सेक्टर है वो सारे का सारा अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गया कि जितनी टेक्निकल वर्कफोर्स अवेलेबल है और इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स, नॉट होल वर्कफोर्स, वो बच्चा जो आउटसाइड पाकिस्तान जॉब के लिए जाना चाहता है उसका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। और आज की डेट में 5,79,000 के करीब डाटा इस वक्त अवेलेबल है जो कि इंटेंडिंग इमिग्रेंट है इस पोर्टल के ऊपर। तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो ओईपी हो, चाहे वो फॉरेन एम्प्लॉयर हो,
और इसी तरह हमारे जो CWs हैं, जो फर्दर हम करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एम्बेसी में या हमारे मिशन में कोई एम्प्लॉयर आता है और वो कहता है जी कि मुझे इमीडिएटली ये डिमांड मुझे चाहिए और मुझे आप बताएं आपका पोटेंशियल क्या है, तो हम एक डेवलप कर रहे हैं CWA पोर्टल। वो उस कम्युनिटी वेलफेयर अटैची का जो पोर्टल है उसके ऊपर यही डाटा जो मेरी टेक्निकल वर्कफोर्स का उनको विजिबल होगा और दे कैन इजीली प्रमोट और शो द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तानी स्किल वर्कफोर्स टू द एम्प्लॉयर इमीडिएटली। तो इसके लिए हमने ये टेक्नोलॉजी का यूज किया और इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अकमल साहब, अगर कोई जो है ये प्रोसेस करवाना चाहता है अपना एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस OEC के थ्रू, तो अगर उसको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है या मुश्किलात का कोई उसको सामना करना पड़ता है, तो OEC किस तरह से जो है उसकी शिकायत को, कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है? अच्छा मैडम, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बात बताऊं कि अगर रिक्रूटमेंट के बिजनेस से देखा जाए तो 1976 से OEC जो है इस बिजनेस में है और इवन नॉट अ सिंगल कंप्लेंट, ना ही एम्प्लॉयर की तरफ से ना डेस्टिनेशन कंट्री में किसी वायलेशन ऑफ रूल्स लॉज इस तरह की कोई कंप्लेन हमें नहीं आती। जिस तरह के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत का मेरे साथ एग्रीमेंट है और हमने 5000 के करीब नर्सेज और डॉक्टर्स जस्ट इन अ शॉर्ट स्पैन कोई 2 साल में हमने इसी पोर्टल के थ्रू उनको प्रोवाइड किए हैं। तो मुझे उसमें ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमने अप्लाई किया, हमें उन्होंने बुलाया नहीं, जबकि उन्हें अब इस अवेयरनेस की जरूरत ये होती है कि ये कंप्लेन आ जाती है हमें डिफरेंट मैकेनिज्म से, कभी PMDU जो हमारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है वहां से आ जाती है, फिर हमारा info@oec.gov.pk एक ईमेल है उस पर आ जाती है, फिर पब्लिक किए हुए हैं हमने अपने MD का, मेरे जितने ऑपरेशन के लोग हैं उन सबका ईमेल जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनके नंबर्स अवेलेबल हैं। और थर्ड, हमने इसके ऊपर एक जो हमारा फेसबुक है वो हमारे लिए एक बड़ा सोर्स है इस चीज का कि लोगों के कमेंट्स पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि लोगों को क्या परेशानी आ रही है। हायर मैनेजमेंट उनको जब देखती है, हमारा बड़ा वाइब्रेंट किस्म का फेसबुक पेज है जिसपे हमारी जॉब्स भी इंफॉर्मेशन भी आती है उसके ऊपर। इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डिफरेंट जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज जो है होती हैं वहां पे लोगों को अवेयरनेस देते हैं और उसके थ्रू कमेंट से हमें चीजें पता चल जाती हैं। डायरेक्टली कोई बंदा आके इन राइटिंग कंप्लेन करता है तो ये सारी मैकेनिज्म, और इसके अलावा कॉल सेंटर हमने अपना एक बनाया हुआ है जो कि मेरे तमाम रीजनल ऑफिस को हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करता है और उसकी प्रॉपर 24/7 जो है वो अवेलेबल है। कॉल सेंटर के ऊपर मेरे लोग अवेलेबल है और उसकी बकायदा मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग के थ्रू हो रही है कि अगर कोई बंदा किसी को क्या जवाब दे रहा है, सही तरह से गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये तमाम चीजें उस कॉल सेंटर के तहत भी हो रही हैं। तो जो पॉसिबल मीन्स हैं वो तकरीबन OEC ने इस वक्त अडॉप्ट कर लिए हैं। अगर इससे पहले सिर्फ हम ट्रेडिशनल चीजों पे चल रहे थे तो हम ज्यादा फोकस अब जो है वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू वंस अगेन अकमल साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये सेशन हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी था। अब हम सेशन के जो है वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, व्यूवर्स आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे हॉटलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जब यहाँ पे ये जो सेशन है ये मौजूद होगा, यहाँ पर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है बाद में देखने के बाद तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अकमल साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।